गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत पर आई थी वो किस तरह से अपना शासन भारत में स्थापित करना चाहती थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया है। उसमें से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी ये सब आके हमारे देश में क्या करते थे, कंपनियां स्थापित की थी। तो उसमें से हम लोग सब पढ़ लिए थे। लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1668 में वो भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना कब की थी? सूरत में की थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे 1664 में स्थापना की गई, और वो सर्वप्रथम 1668 में 4 साल बाद कहाँ? गुजरात के सूरत में स्थापना की गई। भारत की प्रमुख बस्तियों में से पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम आज पुडुचेरी है, चंद्रनगर एवं माहे में स्थित है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक युद्ध। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह के पास एक याचक के रूप में आई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी उस समय के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो मुगल बादशाह के पास एक याचक के रूप में याचना करके यहाँ पर आई थी, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। सबसे पहले तो ब्रिटिश कंपनी मुगल बादशाह पर एक याचक के रूप में आई थी। उसके बाद दिनों दिन वो लोग अपना शासन को विस्तार करने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतन उन्मुख दशा पर भरपूर लाभ उठाने का निश्चय किया। तो जिस प्रकार हम देखें कि मुगल फैमिली है, जिस तरह से हम लोग बाबर, जहांगीर, इस तरह से शाहजहाँ करते करते जैसे जैसे मुग़ल फैमिली का लास्ट जो यहाँ पर औरंगजेब पे आ गया, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई वैसे ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। फ्रांसीसी कंपनी का भी यही अभिलाषा थी। तो जितने भी कंपनी यहाँ पर खोली थी, ठीक है, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो या अंग्रेज हो, सभी का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ पर शासन करना था। तो जिस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करने का निश्चय कर लिया, उसी तरह से जितने भी कंपनी हैं, यहाँ खासकर एग्जाम्पल दिया है कि फ्रांसीसी कंपनी, लेकिन बाकी का भी यही उद्देश्य था। तो इसका क्या अभिलाषा था? यहाँ पर शासन करना। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को बिना किसी कठिनाई से अपने रास्ते से हटा दिया। तो अंग्रेज उस समय की स्थिति में मजबूत होने के कारण वो पुर्तगाली और डच को तो आसानी के साथ बिना किसी परेशानी से हटा दिए। उसके लिए एक थोड़ा समस्या था कि फ्रांसीसी को हम किस तरह से अपने मार्ग से हटाएं, परंतु फ्रांसीसी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। तो उस समय फ्रांसीसी लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों के लिए फ्रांसीसी को खदेड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। परंतु उन लोगों को भी लास्ट तक वो क्या किए, उसने मार्ग से हटा दिया। अंग्रेज़ों की मद्रास में बस्ती थी। तो अंग्रेज़ों की कहाँ? मद्रास, जो आज का चेन्नई है, ठीक है। मद्रास को आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, जिसकी उन्होंने किलाबंदी रखी थी। फ्रांसीसियों की भी ऐसी ही एक बस्ती पांडिचेरी, जो आज पुडुचेरी है। इस क्षेत्र के 3 राज्य जैसे हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर में उस समय निरंतर संघर्ष चलता रहा। तो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच उस समय भी हमेशा संघर्ष चलता रहा। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों ने इस शत्रुता का लाभ उठाया। तो उस समय भारतीयों को भी, उसमें से जो 3 को हम लोग यहाँ पर छोटे प्रांत थे, उसमें से हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, ये आपस में क्या करते थे? अपने आप में अनबन होने के कारण, अपने आप लड़ने के कारण उसका अच्छा खासा फायदा कौन उठाया? अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने उन आपसी शत्रुता का फायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने एक एक विरोधी गुट का पक्ष लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या जानते हैं हम लोग? 1746 से 1763 तक 3 युद्ध हुए, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 युद्ध हुआ, ठीक है। कब? 1746 से 1763 के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे हम लोग
अंगल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अंततः अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल पाने में सफल हुए। 3 युद्ध हुए और तीनों युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए, और उस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ दिया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हम जैसे कि पहले भी बता दिए कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में जो 3 युद्ध लड़े गए थे, किसके किसके, 1746 से 1763 के बीच, यानी 1746 से 1763 के बीच 3 वार हुआ था। उन तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुए, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। आप देखो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष, किस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश शासन का उत्कर्ष हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। कहने को तो बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था, परंतु बाद में बंगाल के नवाब लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। हम सब जानते हैं, कहने के लिए बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। और अंग्रेजों ने औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके माध्यम से कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, परंतु कंपनी समय समय पर अधिक सुविधाओं के लिए औरंगजेब पर दबाव डालती रही तथा प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग करती रही। कंपनी के अधिकारियों ने बिना दिए व्यक्तिगत व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे बंगाल नवाब को राजस्व के भारी नुकसान होने लगा। तो जब औरंगजेब हार गया तो अंग्रेजों ने औरंगजेब पर बहुत सारे शर्त रखे और नियम बनाए, और उसके हिसाब से ये लोग धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा जमाने लगा, और ख़ास करके वो बंगाल को टारगेट बनाया, ठीक है। और उसमें जितने भी तरह का कर होता था, सब कर के मुक्त करने का जो उसकी वादा किया था, उसमें कर लेने का भी निर्णय लिया गया। बंगाल में प्रारंभिक शासक नवाब मुर्शिद कुली खां एवं अलवर्दी खां शक्तिशाली शासक थे, और उन्होंने अंग्रेजों पर कड़ा नियंत्रण रखा। न केवल शक्ति दुरुपयोग करने में रोका, वरन इस दौरान उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी दमन किया गया। तो उस समय बंगाल का जो नवाब था वो मुर्शिद कुली खां एवं अलीवर्दी खां शक्तिशाली शासक थे उस दौरान, और उन्होंने अंग्रेजों पर कड़ा नियंत्रण रखा, और अंग्रेजों के द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा था उस पर कड़ा नियंत्रण रख रहा था। न केवल शक्ति का दुरुपयोग किया, वरन उस दौरान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी दमन किया। तो अंग्रेजों ने उन लोगों पर भी शोषण करना स्टार्ट कर दिया। अब बंगाल के नवाबों से संघर्ष, तो बंगाल के जितने भी नवाब थे किस प्रकार संघर्ष किए थे, उस तरह से दमनकारी नीति को हटाने के लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बंगाल के नवाबों से संघर्ष, बंगाल के नवाब में से अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, तो जैसे अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसने अंग्रेजों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा आभास था। तो जिस प्रकार अंग्रेजों का मन में एक महत्वाकांक्षा था यहाँ पर शासन करने, उसका पूरा आभास था, वह नियंत्रण में रखने के लिए कृत संकल्प भी था, और इसको कंट्रोल करने के लिए अपने आप में संकल्प लिया हुआ था। वही नहीं चाहता था, उसकी स्थिति भी कर्नाटक के नवाब जैसी ही थी, और उसकी भी स्थिति क्या थी, कर्नाटक में जिस तरह से नवाबों की स्थिति हुई उसी तरह से थी। अंग्रेज ने बंगाल को अपना बस्तियों की किलेबंदी का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने व्यापार के संबंध से मिली हुई सुविधाओं का दुरुपयोग करना भी शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने उनकी अवैध किलेबंदी खत्म करने के आदेश दिए, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर नवाबों की सेनाओं ने कलकत्ता, यानी उस समय एक छोटा सा गांव था, पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने संपूर्ण कलकत्ता पे क्या किया, कब्जा कर लिया। अब देखो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था। अब देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी को। कलकत्ता पर नवाब के अधिकार का समाचार जब मद्रास स्थित कंपनी के अधिकारियों ने सुना, तो उन्होंने विशाल जहाजी बड़े बेड़े के साथ रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। नवाब के साथ
बरताएं असफलता हो जाने पर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के रास्ते से हटाने का स्थान ऐसे व्यक्ति को बंगाल के गद्दी पर बैठा दिया कि योजना बनाए जिससे वह आसानी से अपनी नीतियों को मोहरा बन सके। तो जो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाता था उसको दबा दिया जाता था तथा अंग्रेज़ों ने उन लोगों के हिसाब से यानी अंग्रेज़ों के मुताबिक चलने वाले व्यक्तियों को वहाँ शासन के लिए उसको नियुक्त करता था ताकि उन लोगों की बात को वो माने। मीर जाफ़र को बंगाल का गद्दी पर बैठा दिया। तो उस समय मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ सटे हुए थे, अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। तो उसने मीर जाफ़र को क्या किया, मीर जाफ़र को बंगाल का गद्दी पर बैठा दिया, जिसने सिराजुद्दौला के दरबार में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र ने नवाब के 2 सेनापतियों मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ के अतिरिक्त कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद, व्यापारी अमित चंद्र तथा बंगाल का सबसे धनी जगत सेठ भी सम्मिलित। तो इस प्रकार से वो सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव नीचे दबाने का काम किया, उसे गिराने का काम किया। और तो सभी तैयारियों पूरी करने के बाद अंग्रेज सेनाएं आगे बढ़ी। इन सभी को पूरा करने के बाद अंग्रेज सेना क्या की, आगे बढ़ी। उसके बाद देखो 23 जून 1757 ईस्वी को, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि 23 जून 1757 को यानी 1757 को प्लासी कलकत्ता से किलोमीटर उत्तर, कितना किलोमीटर से उत्तर में नवाब की सेना में उनका सामना हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध का नाम मात्र का ही युद्ध था, क्योंकि इन नवाबों की ओर से केवल कुछ स्वामी भक्त सैनिकों का ही दल था, जिसमें मीर मदन और मदन लाल के नेतृत्व में वीरतापूर्वक लड़ा। मीर जाफ़र एवं राय दुर्लभ षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला यह युद्ध हार गया। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र करके इसे हरा दिया गया, इसे छल किया गया। सिराजुद्दौला भागा परंतु पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। तो याद रखोगे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अब प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम निकला, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी के युद्ध भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह भारत में अंग्रेज़ों की कंपनी का महत्वपूर्ण विजय थी, इसीलिए यह युद्ध खासकर क्या हुआ, मतलब ये फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी कंपनियों का विस्तार हुआ, कंपनी का विजय हुआ, जिसके कारण तो ये फेमस हो गया प्लासी का युद्ध, क्योंकि ये पहली विजय थी जिसमें अपना कंपनी को विस्तार करने में वो सफल हुए। उन्होंने इसने आने वाले 100 वर्षों में अंग्रेज़ों द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण विजय की मार्ग तैयार कर दिया और इसने अंग्रेज़ों के प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की। बंगाल के विस्तृत समाधान एवं अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए, जो फ्रांसीसी के विरुद्ध दक्षिण एवं संघर्ष के निर्णायक तत्व सिद्ध हुए। इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के विजय के बाद अपने जो कंपनी का विस्तार शुरू हो गया, वो धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पर अपना शासन स्थापित, अपना कंपनी स्थापित करने का निश्चय कर लिया और धीरे धीरे वो अपने सफल भी होने लगे। देखो, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। उसके बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब घोषित किया या समझौते के अनुसार उसने कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा, आज जो ओडिशा में करमुक्त निर्बाध व्यापार का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, तो समझौते के जिस प्रकार से मीर जाफ़र कंपनियों के साथ क्या किया था, समझौता किया था, उसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो वर्तमान में आज ओडिशा है, करमुक्त निर्बाध व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो इस प्रकार से खुलेआम व्यापार करने का वो अधिकार दे दिया। कलकत्ता के पास 24 परगना एक जगह का नाम है। ठीक है, कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेज़ों को मिली। मीर जाफ़र ने कलकत्ता पर आक्रमण के मुआवजे के रूप में कंपनी को इतना 1,77,00,000 रुपये दिए। शहर के अंग्रेज़ों व्यापारियों को भी मुआवजा दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी के अधिकारियों को भेंट के रूप में पर्याप्त धनराशि की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मीर जाफ़र ने
कलकत्ता पर आक्रमण के मुआवजे के रूप में कंपनी को 1,77,00,000 दिए तथा शहर में अंग्रेजी व्यापारियों को भी मुआवजा दिया। अतिरिक्त उसने कंपनी के अधिकारियों को भेंट यानी रिश्वत के रूप में पर्याप्त धनराशि दी। तो जिस प्रकार से वहाँ पर आक्रमण से क्षति हुई थी उसके लिए उसने 1,70,00,000 रुपये दिए तथा उसमें से जो भी रिश्वत भेंट के रूप में दिए वो भी इतने सारे धनराशि दिए। मीर जाफ़र की कुंठा, अब हम लोग देखते हैं मीर जाफ़र की किस तरह से मन में एक कुंठित भरा हुआ था। मीर जाफ़र को यह षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ा। तो इस प्रकार से जो षड्यंत्र रचा था मीर जाफ़र, ये बहुत ही महंगा पड़ा। कंपनी ने आप खुलकर बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो मीर जाफ़र का जो चापलूसी बुद्धि हुआ ना कि ये सोचा कि कंपनी को मैंने ये करके अपने इशारा से मैं काम करवाऊंगा, परंतु नहीं, कंपनी इसके बाद खुलेआम अपना काम करने लगे, अपने अनुसार शासन करने लगे। मीर जाफ़र की स्थिति एक कठपुतली की सी हो गई। अब बाद में समझ में आया मीर जाफ़र को कि नहीं, ये तो अपने मनमर्जी से चल रहे हैं, अपने इच्छा से शासन कर रहे हैं। अब लास्ट में उसे पता चल गया और वह कठपुतली बन के रह गया। अंग्रेज व्यापार संबंधी गलत एवं बेईमानी भरे कार्यकर्ताओं की आपत्ति शुरू करनी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने एकदम बेईमानी भरी व्यापार तथा किसी भी प्रकार की वो परिस्थिति को समझे बिना अपना शासन में अपना लाभ की देखना शुरू कर दिए और वहाँ पर अपना व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, आपत्ति करनी शुरू कर दी। जो कंपनी ने नागवार गुजरी, अक्टूबर 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को गद्दी से हटा था। इस प्रकार देखो, अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को गद्दी पर इसलिए बैठाया था क्योंकि वो अपने अनुसार चले। वो लास्ट में जब वो अपने अनुसार चलने लगे तो उसको भी साइड कर दिया और उसके गद्दी से भी हटा दिया और उसे कठपुतली बना दिया। तो एक ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी मीर जाफ़र की कि वो अंग्रेज़ों के झांसा में आ गए और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने उसको झांसा देकर अपने पक्ष में रख लिया और लास्ट में उसे खदेड़ के राजगद्दी से हटा दिया। उससे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया। अब मीर जाफ़र को उसे हटा के मीर कासिम जो उसका दामाद था उसको वहाँ का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने स्थिति को गंभीरता से महसूस करते हुए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। तो मीर कासिम अपनी स्थिति को समझते हुए क्या किया, अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी। कंपनी ने सेनापति एवं अधिकारियों ही नहीं वरन नौकरी एवं व्यापार संबंधी रियासतों को भी दुरुपयोग करने अपनी जेब में भर थे। कंपनी के अधिकारी व्यापार के लिए मिले दस्तक अथवा निःशुल्क अनुमति पत्र को अपने निजी सामान के लिए तो प्रयोग कर रहे थे, साथ ही वो उन्होंने भारतीय व्यापारियों को भी बेच देते। परिणाम स्वरूप नवाबों के राजस्व में अत्यधिक कमी हो गई। ईमानदारी भारतीय व्यापारियों को पर्याप्त नुकसान हुआ। कंपनी के इन भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार के रूप में समाप्त कर दिया, व्यापार पर से भी कर समाप्त कर दिया, जिसे भारतीय एवं ब्रिटिश व्यापारियों के बीच शर्तें एक से एक हो गई। इस प्रकार से क्या मीर कासिम ने अपना शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही चीज़ कहा गया कि कंपनी ने इन भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने कंपनी के इन भ्रष्ट तरीकों को समाप्त करने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर से भी जितने भी आंतरिक व्यापार में कर लगता था, टैक्स लगता था, उसे समाप्त कर दिए गए, जिससे भारतीय एवं ब्रिटिशों के बीच व्यापार के शर्तों से एक सी हो गई। आप देखो बक्सर का जो 1764 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो मीर कासिम का उपयुक्त कदम अंग्रेज़ों को अपने अधिकारियों और विशेष अधिकारियों का उल्लंघन लगा। तो मीर कासिम का उपयुक्त कदम, तो ये जो कदम मीर कासिम ने उठाया था, कदम अंग्रेज़ों को अपने और अपने अधिकारियों के उल्लंघन लगा। इसके परिणाम स्वरूप 1763 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम के बीच एक युद्ध हुआ। तो जिसके कारण जैसे वहाँ पर जितने भी कर लगता था, टैक्स लगता था, उस कर को जब मीर कासिम ने हटा दिया तो क्या किया,
तब अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कब 1763 ईस्वी में युद्ध हो गए। अंग्रेज़ों से पराजित होकर मीर कासिम भागकर अवध चला गया। वहाँ उसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संघ बना लिया। तो यहाँ से वो भाग गया और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक संघ बनाया। इनकी संयुक्त सेनाएं 22 अक्टूबर किसकी, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ संघ बनाने के बाद ये सभी मिलकर 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। पश्चिमी बिहार बक्सर के मैदान पर अंग्रेजी सेनाओं के साथ टक्कर हुई, जिसमें बुरी तरह परास्त हुई और इस प्रकार से बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, अब उसको हम लोग देखते हैं। बक्सर के युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था। इसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा किया और इस युद्ध से निम्नलिखित परिणाम हुए। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, उसका अधूरे कार्य को पूरा कर दिया और इस युद्ध का निम्नलिखित परिणाम हुआ। तो देखो 1765 में क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया। तो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बना। उसने इलाहाबाद की संधि संपन्न की, जिसके तहत नवाब शुजाउद्दौला से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जबरन 50 लाख रुपए लिए और कड़ा वो इलाहाबाद को छोड़कर अवध से वापस लौटा दिया गया। दूसरा पॉइंट में देखो, नाम मात्र के मुग़ल बादशाह शाह आलम को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले का प्रदान कर दिए गए। कंपनी ने 26 लाख रुपए के वार्षिक देना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह कंपनी पेंशन युक्ता को हो गए और इन सुविधाओं के बदले शाह आलम ने कंपनी की बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूल करने की अनुमति प्रदान की। दूसरे शब्दों में अब तीनों प्रांत की दीवानी का कार्य कंपनी करना था। तो इस प्रकार से ये तीनों जो प्रांत थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन प्रांत थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये दीवानी का कार्य करना था। तीसरा पॉइंट में देखो, दीवानी प्राप्त हो जाने के कंपनी में बंगाल के विस्तृत राजस्व स्रोतों के प्रयोग का अधिकार मिला। इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अभी तक कंपनी ने इंग्लैंड से मंगाए गए सोने एवं चांदी से ही भारतीय सामान खरीद सकती थी, क्योंकि इसके पास भारत को बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। परंतु दीवानी प्राप्त हो जाने की कंपनी को धन एवं विभिन्न कार्यों एवं खर्चों को इस्तेमाल कर सकती थी। बंगाल के दफ्तर एवं किले बनाने जैसे कार्य भी कर सकती थी। तो ये बहुत सारे हम लोग देखते थे कि बंगाल से प्राप्त राजस्व, जो भी हम लोगों का बेनिफिट मिलता था, राजस्व रेवेन्यू आता था, से कंपनी भारत के सूती एवं रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, सेना रख सकती थी, कलकत्ता के दफ्तर में किले बनाने जैसी कार्य कर सकती थी। अब चौथा में देखो क्या आया, अवध के नवाब के साथ एक सुरक्षात्मक संधि भी की गई। तो अवध में उस समय जो भी नवाब था, ठीक है, उसके साथ क्या किया, एक सुरक्षात्मक संधि की गई, जिसके अनुसार कंपनी ने नवाब की आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वचन भी दिया। तो वो किस तरह से नवाब के साथ अपना क्या किया, कंपनी और उस नवाब के बीच समझौता हुआ, उसमें कंपनी क्या किया, उसको सहायता करने का वचन भी दे दिया। यदि नवाब सैनिक रख रखाव के लिए धन देना स्वीकार करें तो इलाहाबाद की संधि द्वारा जो व्यवस्था की गई, इसका अर्थ था बंगाल में वास्तविक प्रशासन तथा उसके माध्यम से भारत में सर्वाधिक समृद्ध प्रांत के राजस्व को अंग्रेजों के हाथों में सौंपना था। नवाब इसके लिए दूरगामी परिणामों को समझ पाने में असमर्थ रहा और उसने स्वयं अपनी सत्ता अंग्रेजों के हाथों में भेज दी। तो इस तरह से उस समय अवध का जो शासन नवाब था, वो अपने आप में समझ नहीं पाया, ठीक है। सिराजुद्दौला जो वहाँ के उस समय नवाब था, वो समझ नहीं पाया और अपने सारे प्रॉपर्टी धन दौलत अंग्रेज़ों के हाथों में वो बेच दिया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का विकास एवं विस्तार। तो किस प्रकार ब्रिटिश शासन का भारत में विकास हुआ और विस्तार हुआ,
इसके बारे में डिटेल से। तो आज हम लोग मुख्य रूप से एंगल मतलब कर्नाटक युद्ध जो हम लोग देखे 1746 से 1763 के बीच में 3 लड़ा गया था। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। तो कल हम लोग ब्रिटिश शासन का विकास एवं विस्तार, तुम लोग ये चैप्टर को एक बार अपने से फिर से रीडिंग कर लेना ताकि समझ में आ जाएगा। तो कल हम लोग ब्रिटिश शासन का विकास एवं विस्तार का पॉइंट नंबर ओ सन 1767 से 1805 तक में क्या क्या कंपनी का विकास हुआ, कैसे किस प्रकार से विस्तार किया, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।